इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारत की और बांग्लादेश की। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की हाल ही में थाईलैंड में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई। इसकी काफ़ी चर्चा है क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते में तनाव के बीच ये बैठक हुई है। नरेंद्र मोदी और यूनुस के बीच 38 मिनट तक चली बैठक का माहौल सौहार्दपूर्ण रहा, लेकिन इस दौरान पर्दे के पीछे भारत ने बांग्लादेश को काफ़ी सख्त संदेश दिया। बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत में भारतीय डेलीगेशन ने स्पष्ट कहा कि ढाका ऐसे कदम न उठाए जो दिल्ली के लिए मुश्किल का सबब बन सकते हैं। खासतौर से अजीत डोभाल ने इस दौरान सख्त रुख दिखाया। स्वराज मद की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस की बैठक के दौरान भारत ने बांग्लादेश के सामने स्पष्ट रेड लाइन खींची है। भारत ने साफ कहा कि अगर बांग्लादेश इन रेखाओं को पार करता है तो ये भारत स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बांग्लादेश ऐसे कदम उठाएगा जिससे उसके हितों को नुकसान होता है तो ढाका को कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। भारत ने यह भी कहा कि इससे बांग्लादेश को ही नुकसान होगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और यूनुस के उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान के बीच हुई बातचीत सबसे महत्वपूर्ण थी। बिम्स्टेक के आधिकारिक रात्रि भोज के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे से काफ़ी देर तक बात की। इस बातचीत में डोभाल ने रहमान को अपनी चिंताएं स्पष्ट रूप से बताई। उन्होंने रहमान से कहा कि बांग्लादेश भारत की सुरक्षा चिंताओं को नज़रअंदाज न करे। डोभाल ने रहमान से कहा है कि भारत को इस बात की चिंता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर सकता है। इस पर रहमान ने डोभाल को आश्वासन देने की कोशिश की कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच नज़दीकी भारत के लिए हानिकारक नहीं होगी। इस पर डोभाल ने उन्हें याद दिला दिया कि अतीत में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के रास्ते पूर्वोत्तर भारत को अशांत करने की कोशिश की है। डोभाल ने बांग्लादेशी अफसरों को स्पष्ट कहा कि भारत के सामने सुरक्षा का मुद्दा आया तो कड़ी कार्रवाई करेगा। डोभाल ने बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों और आतंकी समूहों को खुली छूट देने का मुद्दा भी उठाया। ये समूह भारत विरोधी बयान देते रहते हैं। डोभाल ने जमात इस्लामी, इस्लामी ओइक्या जोट और हिफाजत इस्लाम जैसे संगठनों के भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का मामला रहमान के सामने रखा। डोभाल ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ उत्पीड़न पर भी बात की। इस पर रहमान ने कहा कि इस तरह के उत्पीड़न की ज़्यादातर रिपोर्ट सच से परे है। डोभाल ने यूनुस के चीन में दिए गए उस बयान पर भी जवाब मांगा जिसमें उन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बयान दिया था। रहमान ने कहा कि यूनुस के बयान को गलत समझा गया। उनका मतलब था कि पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश में चीनी निवेश से लाभ हो सकता है। डोभाल ने बांग्लादेशी नेताओं की आक्रामक बयानबाजी पर भी इस दौरान एतराज़ जताया। आइए हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान में किसानों ने 13 अप्रैल को पूरे देश में कॉरपोरेट फार्मिंग के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन करने की घोषणा की है। ये विरोध मल्टीनेशनल कंपनियों की खेती के संसाधनों की बिक्री और किसानों की आजीविका पर आने वाले खतरे के खिलाफ है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार खेती को पूंजीपतियों के हवाले कर रही है, जिससे छोटे किसानों को बेदखल और आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जा रहा है। पाकिस्तान किसान रबीता कमेटी, जो करीब 30 किसान संगठनों का एक नेटवर्क है, उसने 13 अप्रैल को सैन्य संचालित कॉरपोरेट कृषि परियोजना के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। पाकिस्तान के किसानों का कहना है कि ये कदम कृषि के निजीकरण की शुरुआत और कृषि संसाधनों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कब्जेदारी का रास्ता खोलने जैसा है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के जरिए किसान कॉरपोरेट खेती को खत्म करने और किसानों को उन जमीनों से बेदखल नहीं करने की मांग करेंगे जिस पर वे पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारी किसान दक्षिणी पंजाब में विवादास्पद नहरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने, किसानों के बीच सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कृषि भूमि का वितरण करने, लाखों रुपए के बकाया भुगतान के लिए किराएदारों को दिए गए नोटिस वापस लेने और चालू कटाई के मौसम के दौरान गेहूं की खरीद मूल्य 4,000 पाकिस्तानी रुपये प्रति 40 किलोग्राम तय करने की भी मांग करेंगे। आपको बता दें कि जीपीआई पाकिस्तान की सरकार की पहल है जिसका मकसद आधुनिक तकनीक, उन्नत सिंचाई प्रणाली, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, एआई संचालित निगरानी और बेहतर कृषि उपकरणों का उपयोग करके बंजर भूमि को उच्च उपज वाले खेतों में बदलकर कृषि विकास को बढ़ाना और पर्यावरणीय मुद्दों से निपटना है। लेकिन किसानों और कार्यकर्ताओं ने आशंका जताई कि बड़े पैमाने पर कृषि व्यवसाय में परिवर्तन छोटे भूस्वामियों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। नया कानून राज्य की भूमि से किसानों को विस्थापित कर सकता है और महत्वपूर्ण कृषि संसाधनों तक उनकी पहुंच को सीमित कर सकता है। आपको बता दें कि कॉरपोरेट फार्मिंग का मतलब होता है कि बड़ी कंपनियों की तरफ से खेती की जमीन और उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित करना, जिसमें बीज, खाद, पानी, मशीनरी और मंडी तक का नेटवर्क निजी हाथों में चला जाता है। किसान संगठनों का दावा है कि ये मॉडल छोटे और मझोले किसानों को खत्म कर देगा। इससे भूमिहीन लोगों की संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए IMF ने लोन दे रखा है। इसका गंभीर असर छोटे किसानों पर पड़ेगा। पाकिस्तान में कई किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि सेना के संयोग से कृषि भूमि कॉरपोरेट्स को दी जा रही है, खासकर पंजाब और सिंध में। इससे लोगों में गुस्सा और अविश्वास दोनों फैला है। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनियां अक्सर खेती के साथ जुड़े जल स्रोतों पर भी कब्जा कर लेती हैं।
निक्कई एशिया की 2023 की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की सेना गरीबी से त्रस्त जनता के लिए भोजन उगाने के लिए सरकार के स्वामित्व वाली बड़ी भूमि पर कब्जा कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 1 मिलियन एकड़ ज़मीन को अपने नियंत्रण में ले लेना शुरू कर दिया था। यह दिल्ली के आकार से लगभग 3 गुना है। ये हम बात करें राष्ट्रपति ट्रंप की। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने टैरिफ लगाने के फैसले को वापस लेने से साफ मना कर दिया है। गौरतलब है कि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद दुनिया भर के बाजारों में अस्थिरता का माहौल है और देश में भी उनका विरोध शुरू हो गया है। हालांकि ट्रंप ने अपने फैसले से पीछे हटने से मना कर दिया है और कहा है कि कभी कभी चीज़ों का सही करने के लिए दवाई देने की जरूरत पड़ती है। अपने आधिकारिक विमान एयरफोर्स वन में मीडिया के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि वह नहीं चाहते कि दुनिया भर के बाजारों में गिरावट आए, लेकिन मैं इसे लेकर चिंतित नहीं हूँ। कई बार आपको चीज़ों को सही करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। वहीं ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि टैरिफ लगाने का असर दिखने लगा है और 50 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने बातचीत की इच्छा जाहिर की है। ट्रंप ने कहा कि मैंने यूरोपीय, एशियाई, पूरी दुनिया के कई नेताओं से बात की है। वे हमारे साथ समझौता करना चाहते हैं, लेकिन अब हम व्यापार घाटा नहीं सहेंगे और हमने ये बात उन्हें साफ बता दी है। ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए टैरिफ 9 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि टैरिफ लागू होने के साथ ही नए आर्थिक युग की भी शुरुआत हो सकती है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि गलत तरीके से व्यापार करना सही नहीं है और हम देखेंगे कि विभिन्न देश में हमें क्या ऑफर करते हैं, उसके बाद हम आगे का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई मंदी नहीं आएगी, बाजार 1-2 दिन टैरिफ को लेकर प्रतिक्रिया देगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम लंबे समय के लिए आर्थिक संबंध बनाएं। ट्रंप भी टैरिफ के मुद्दे पर हो रहे विरोध को लेकर सचेत हैं। रविवार को सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हमारी जीत होगी, लेकिन तब तक हिम्मत बनाए रखें, ये आसान बिल्कुल नहीं होगा। ट्रंप ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को, अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे टैरिफ लगाने के सरकार के फैसले का बचाव करें और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने के दावे को खारिज करें। ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देशों पर भी टैरिफ लगाए हैं, जिनमें इसराइल पर भी 17% टैरिफ लगाया गया है। सोमवार को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि गाज़ा युद्ध के अलावा टैरिफ को लेकर भी दो देशों के बीच बातचीत हो सकती है। वियतनाम पर भी ट्रंप ने भारी भरकम टैरिफ लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब वियतनाम की सरकार ने भी अपने टैरिफ घटाने की बात करते हुए अमेरिका के साथ बातचीत की पेशकश की है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिका के टैरिफ पर नाराजगी जताई, लेकिन कहा कि वह इस मुद्दे पर अमेरिकी सरकार से बातचीत के लिए तैयार है। ये हम भारत के शेयर बाजार के बारे में बात करें। भारत में सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स पिछले बंद से करीब 4,000 अंक नीचे रहा। हालांकि बाजार बंद होने से पहले समला और 2,226 अंक नीचे गिरकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी करीब 1,100 अंकों का गोता लगाने के बाद 742 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों ने इस गिरावट के बारे में गुरुवार को ही चेतावनी जारी कर दी थी, जब ट्रंप ने दुनिया भर की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से आयात होने वाले अहम उत्पादों पर आयात शुल्क लगा दिया था। हालांकि इसका असर सोमवार से दिखना शुरू हुआ है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जापान से लेकर चीन तक एशिया में सभी शेयर बाजारों में भारी बिकवाली का दौर देखा गया है। बीएसई का सेंसेक्स ने सुबह खुलने के बाद सीधा 3900 से ज़्यादा अंकों का गोता लगाया। यह पिछले बंद से करीब 5.22% की गिरावट थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान भारत के शेयर बाजार से निवेशकों का करीब 20 लाख करोड़ रुपया साफ हो गया। हालांकि शाम आते आते सेंसेक्स थोड़ा संभला और यह गिरावट 2,226 अंकों में पहुंच गई। वहीं निवेशकों की जमा पूंजी में गिरावट भी 14 लाख करोड़ में करीब आ गई। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो भारत में एक दिन में शेयर मार्केट की 5 सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। भारत का शेयर बाजार सोमवार को 2.95% गिरा। मार्केट विशेषज्ञों ने पहले ही ऐलान किया था कि सोमवार का दिन ब्लैक मंडे हो सकता है, यानी इस दिन शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। दुनिया के सबसे पहले खुलने वाले पूर्व में स्थित देशों एशिया में शेयर बाजार के खुलने के साथ ही बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आलम यह रहा कि चीन के शंघाई से लेकर जापान के टोक्यो और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से लेकर दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार तक में जबरदस्त बिकवाली का दौर देखा गया। बाजार में इन दिनों को ब्लड बाथ तक कहा जा गया है। गौरतलब है कि एशिया के अधिकतर देश अहम उत्पादकों में से रहे हैं। चीन से लेकर वियतनाम और भारत से लेकर बांग्लादेश तक की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा देश में निर्मित उत्पादों के निर्यात पर निर्भर है। एशिया के अधिकतर देशों के लिए अमेरिका एक बड़ा मार्केट है। हालांकि ट्रंप की तरफ से आयात शुल्क लगाने के फैसले से इन देशों के निर्यात पर असर पड़ने की संभावना है। दरअसल अमेरिका जिन देशों से आयात करता रहा है, अब वहाँ के उत्पाद खरीदने के लिए अमेरिकी नागरिकों को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसकी वजह यह है बढ़े हुए आयात शुल्क, जो कि इनकी मूल कीमतों के ऊपर जुड़े हैं। ऐसे में एशिया के निर्यातक देशों पर टैरिफ का असर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामलों के उप मंत्री रहे फ्रैंक लॉवेन के मुताबिक ट्रंप का टैरिफ का सबसे ज़्यादा असर
एशियाई बाज़ारों पर ही दिखने को संभावना है, क्योंकि यहाँ के बाज़ार अमेरिका को सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। चौंकाने वाली बात यह कि शेयर बाज़ारों पर पड़ने वाले इस नकारात्मक प्रभाव की खबरों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार देर रात कहा कि बाज़ारों को दवा देने की ज़रूरत है। दुनिया भर में शेयर बाज़ारों के गिरने के साथ साथ खुद अमेरिका में मंदी के आसार जताए जाने लगे हैं। अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से जेपी मॉर्गन ने अनुमान लगाया कि अब देश में मंदी की आशंका 60% तक पहुंच चुकी है। गोल्डमैन सैक्स ने भी अनुमान लगाया कि अमेरिका में अगले 12 महीनों में मंदी की आशंका अब पहले के 35% से बढ़कर 45 पर आ गई है। भारत अपनी बातचीत के जरिए समझौते करने की नीति के लिए जाना जाता है। अगर भारत को कोई कार्रवाई करनी होती तो पहले ही इस तरह का काम शुरू कर देता, लेकिन भारत के मामले में हमने देखा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान हमने अपना स्टैंड निष्पक्ष रखा। भारत को पता है कि जब कभी लड़ाई होती है तो हमें झुकना भी पड़ता है या कदम पीछे भी खींचने होते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में भी भारत को बाद में इसका फ़ायदा मिला और हमारी जीडीपी लगातार स्थिर रही है। भारत ने अमेरिका की तरफ से पारस्परिक टैरिफ लगाने के ऐलान से पहले कुछ नीतियां बदली हैं। ऐसे में भारत जवाबी कार्रवाई की जगह अमेरिका से बातचीत कर समझौते की कोशिश करेगा, ताकि हमारे उद्योगों पर प्रभाव तो भले ही पड़े लेकिन ज़्यादा असर ना हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.